शीर्षक भी है जिसके अंदर टेस्ट किया गया कि हमारा आरएम वैल्यू 21 दिखाया गया। फिर हमने उसको अपील की, जैसे लोअर कोर्ट में किसी के को न्याय न मिले तो हाई कोर्ट में जाता, तो हमने हायर अथॉरिटी को लिखा। तो गाजियाबाद की लैब ने लिखा कि इसका आरएम वैल्यू जो 21 लिख करके हमें फेल किया गया था, बोले इसका तो 29 आरएम वैल्यू है, इससे बेहतर श्रेष्ठतम आरएम वैल्यू हो नहीं सकता घी का। अरे बोले तो पतंजलि गाय का घी तो पास हो गए, पास तो था ही, तुमने षड्यंत्र पूर्वक फेल किया। फिर बोले इससे तो हमारा बोर्ड जो है, जो पूरा जो सरकारी विभाग ही सत्य में आ जाए तो बाबा को फेल करना है। तो क्या किया, फैटी एसिड प्रोफाइल का एक नया सबूफा छोड़ा गया, जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 30 जून 2024 को जो फैटी एसिड की गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स लागू होने थे उनको हम पर 3 साल पहले लागू कर दिया गया, और 12 प्रकार की जो फैटी एसिड प्रोफाइल्स हैं जिसके अंदर सैचुरेटेड एसिड होता है जो कि जमने वाला होता है, कम जमने वाला जिसको मोनो अनसैचुरेटेड एसिड बोलते हैं, उससे भी कम जमने वाला पोलो अनसैचुरेटेड एसिड बोलते हैं। कुल मिलाकर के सैचुरेटेड एसिड 8 प्रकार के और 2-2 प्रकार के मोनो और पोलो ये एसिड प्रोफाइल कर रहे हैं। तो फैटी एसिड प्रोफाइल में C8 और C14 उसमें हमें फेल दिखाया गया, उसमें C18(3) में भी फेल दिखाया गया। हमने सारी रिपोर्ट अपने पतंजलि फूड्स की जो है वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। सारी प्रोफाइल में फैटी एसिड प्रोफाइल ही नहीं, गवर्नमेंट के पैरामीटर 10 हैं, 75 पैरामीटर्स को हम स्टैंडर्डाइज के आधार पर हम चलते हैं। वो सारे स्टैंडर्ड्स में पतंजलि गाय का घी पास है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक फेल दिखाया गया। अब कैसे खेल दिखाया, अब वो आपको बताता हूं। पतंजलि का गाय का घी तो ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, आबू धाबी दुबई में भी जाता है। पतंजलि गाय का घी तो कोरिया, साउथ कोरिया से लेकर के और पूरा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा और साउथ अफ्रीका भी जाता है। मुस्लिम देशों से लेकर के, ईसाई देशों से लेकर के, कम्युनिस्ट देशों से लेकर के चाइना में भी जाता है। पूरी दुनिया में गाय का घी कहीं फेल नहीं होता पतंजलि का, वो हिंदुस्तान में फेल होता है। फेल कराया जाता है, कैसे करवाया जाता है? अब एफएसएसआई ने गाइडलाइन दी कि CA 0.4 से लेकर के 1.5 तक होना चाहिए। जो भाई साहब गाजियाबाद की लैब में बैठे हुए हैं, जिनको जो बौद्धिक दिवालियापन की शिकार हैं, किसी षड्यंत्र की शिकार हैं, या न जाने कहां से पैसा ले रहे हैं पतंजलि को बदनाम करने के लिए, उन्होंने 0.4 से लेकर के 1 तक पैरामीटर अपना नया घर का घड़ दिया। ये एफएसएसआई की गाइडलाइन नहीं है, अपना ही पैरामीटर घड़ दिया और बोल दिया पतंजलि है। दूसरा नया पैरामीटर घड़ दिया जिसमें जो है C14 कार्बन 14 जो 6 से 13 होता है, उसको भाई साहब ने 6 से 10 कर दिया अपने आप, जो कि एफएसएसआई की गाइडलाइन नहीं है, और बोले इसमें भी फेल हो गया। 2 पैरामीटर जो थे ही नहीं, C15 और C17, वो नए पैरामीटर घड़ दिया भाई साहब ने। ये तो जो माने जिनको जो जिम्मेदारी के पद पर है, जो पैरामीटर एफएसएसआई ने तय ही नहीं किए, कोई गाइडलाइन तय नहीं किया, वो कर दिए। और उसमें भी पतंजलि गाय का घी पास है, C15 में भी और C17 में भी। भाई साहब ने उसमें भी पैरामीटर गड़बड़ डाल करके और उसमें भी फेल दिखा दिया। अगला ये जो C18(2) और C18(3), अब इसमें भी देखो कितना बड़ा एक बौद्धिक दिवालियापन है। मैंने अपनी हाथ से गाय का दूध दोहा, मुझे दूध दोहना आता है, बिलोना आता है। मैंने जिस माँ गुलाब के कोख से जन्म लिया है, उसने 50 साल तक अपने हाथ से गाय का, भैंस का दूध निकाला है, दोहा है और उससे मक्खन से घी बनाया है। तो मैंने कहा भाई चलो ये जो है ना, अपने हाथ से बना करके चेक करते हैं कि जो इन्होंने फैटी एसिड प्रोफाइल किया है ये ठीक है कि नहीं। अपने हाथ का बनाया हुआ घी फेल हो गया। मैंने अमूल का घी लिया, वो भी फेल हो गया। मैंने गोवर्धन का घी लिया, वो भी फेल हो गया। हमने पहाड़ का एक सैंपल मंगाया, जो पहाड़ में गायें चढ़ती है, हिमालय की घास, उसका घी मंगाया, वो भी फेल हो गया। मैंने कहा भैया अब तो एफएसएसआई वालों को भी जो है अनुलोम विलोम कराना पड़ेगा।
C18 की इसकी वैल्यू इन्होंने लिखी हुई है 0.3 से लेकर के 1 तक। अब प्राकृतिक संयोग देखिए, जिस घी को फेल दिखाया गया है, अब वो कोई प्राकृतिक रूप से ये तत्व आते हुए हम तो ऐड ऑन करते नहीं इसमें, वो पास हो गया। अब एक भी पैरामीटर में ये पतंजलि गाय का घी फेल नहीं और हाय तौबा मचाएगी। लेकिन दो बातें मैं देखता हूं, एक साथ खूब षड्यंत्र किया गया, लाखों करोड़ों लोगों तक पोस्ट डाली गई अलग अलग मीडिया के माध्यम से, स्वामी रामदेव का घी नकली। जैसे स्वामी रामदेव दूध देता हो, घी देता हो, स्वामी रामदेव का घी नकली। दूसरी बात, हमारे घी की बिक्री में 1% भी गिरावट नहीं आई, इजाफा हुआ। तो इसके लिए तो मैं देश का शुक्रिया करता हूं कि लाख आरोप लगाने के बाद भी लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं कि पतंजलि गलत कर सकता है। क्योंकि हमारे पास में जो सिस्टम है, चाहे हम गाय का घी बनाए या हम च्यवनप्राश बनाए, 100 से ज्यादा पैरामीटर्स हम खुद चेक करते हैं ये हनी भरने से पहले, कोई भी बच्चे 75 से ज्यादा पैरामीटर हम चेक करते हैं गाय के घी के। और देश से लेकर के पूरी दुनिया में पतंजलि की, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे फूड प्रोडक्ट्स है, वो जाते हैं। और हम प्रामाणिकता से इस बात को कह सकते हैं कि हम जानबूझ करके नहीं, अनजाने में भी हमसे कोई भूल ना हो, इसलिए हम खुद जब प्रोडक्ट बनता है, रॉ मटेरियल से लेकर के बनते समय, बनने के बाद उसकी जो है जो लाइफ साइकिल है उसका, उस सबको 3-3 बार 5-5 बार हम खुद उसको चेक करते हैं। तो कैसे फेल हो जाएगा भाई? कोई ऐसे तो नहीं कि कहीं ऐसे ही घी लिया, दूध लिया, तेल लिया और भर दिया और पेल दिया, कैसे फेल हो जाएगा? तो मैं इसलिए इन बातों को कहना चाहता हूं। ये अब पतंजलि ब्रांड को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, इस बार मैंने कहा उनकी बैंड बजाओ। अब 100 से ज्यादा लोगों को हम लीगल नोटिस दे चुके हैं, उस पर FIR करा चुके हैं, और इस बार मैंने कहा छोड़ना नहीं है। कुछ लोगों ने जैसे नोटिस भेजा हटा दिया, मैंने कहा हटा करके हमको जो डैमेज करना था तो कर दिया। आज पतंजलि का ब्रांड, चलो एक पतंजलि फूड्स की जो वैल्यू है नेटवर्क हो 50,000 करोड़, पतंजलि का आज भी चले तो लिस्टिंग का प्रोसेस है और एक प्रक्रिया है कैपिटल मार्केट की। अरे पतंजलि और स्वामी रामदेव की आज नेटवर्क आज भी 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। तुम कैसे किसी को हानि पहुंचा सकते हो? कोई आदमी अपना जीवन खपा करके अपनी इमेज बनाता है, अपना विश्वास बनाता है, एक ब्रांड क्रिएट करता है, करोड़ों लोगों के भीतर अपनी एक भरोसा पैदा करता है, और आप एक क्षण में उसको ढा देंगे। तो इस बार हमने उनके ऊपर क्रिमिनल जो है नोटिस भेजे और क्रिमिनल में ठोकेंगे, और जिन लोगों ने ये साजिश की उनको छोड़ेंगे। अब सामने तो आते नहीं है तो बड़े बड़े माफिया हैं, लेकिन जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होकर के दूसरों के MNCs के पेरोल के ऊपर, या मेडिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, कॉर्पोरेट माफिया के पेरोल के ऊपर काम करने वाले कुछ जो भोकू लोग हैं, उनको भी, उन भोकू और भोंदू लोगों को भी हम इस बार छोड़ेंगे। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि यदि मैं गलत हूं तो मैं कहता हूं मुझे सरेआम चौराहे पर फांसी पर लटका है, लेकिन मैं गलत नहीं हूं तो मेरे बारे में आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? ये तो एक घी का परिप्रेक्ष्य था। अब इसका जो है पूरा डिटेलिंग करने में क्योंकि वो बड़ा टेक्निकल हो जाता है और उबाऊ जैसा लगता है कि ये क्या फैटी एसिड प्रोफाइल है, क्या इसके RM वैल्यू है, और क्या 75 पैरामीटर है, उसकी डिटेल में जिसको जाना हो पतंजलि फूड्स लिमिटेड की वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप लोग देख लेना। एक और बड़ी साजिश चल रही है कि गाय को ही खत्म किया जाए। जैसे कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवीय शक्तियों के ह्रास का अथवा मानवीय षड्यंत्र का अथवा मानवीय दुर्बलताओं का किसी न किसी रूप में कोरोना क्या है अभी कोई सही नहीं बता सकता। ये मैनमेड है या नेचुरल है? ये कोरोना पैदा हुआ, ये चाइना ने पैदा किया या किसने किया? ट्रम्प से लेकर के, चाइना से लेकर के, WHO से लेकर के और अलग अलग जो प्रकृति प्रेमी हैं,
मेरे जैसे योग आयुर्वेद प्रेमी अलग अलग इसमें बहसें हो सकती है, लेकिन ये सच है कि कोरोना अपने आप में एक साधारण रोग नहीं था, और कोरोना के बाद जो उसके मैनेजमेंट के लिए, जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो चीजें करी, वो भी सामान्य नहीं थी। कोरोना के बाद जो एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड दिए गए, वो सामान्य घटना नहीं है, और कोरोना के बाद जो वैक्सीनेशन और उसके बाद बूस्टर डोज चल रही है, वो भी सामान्य नहीं है। दुर्भाग्य है, क्या कोरोना और कोरोना के बाद वैक्सीनेशन, डबल डोज और ट्रिपल डोज, और उसके बाद में जो है बूस्टर डोज, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, क्या कहीं पर भी इसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है? मैंने देखे हैं वो लोग, आंखों में आंसू, तड़पते बिलखते लोग, और आप लोग भी अब तो देख रहे हो। कोरोना तो चला गया, लेकिन जवान बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, लिवर किडनी फेल हो रहे हैं, उसके बाद वात पित्त कफ त्रिदोषों का प्रकोप हो रहा है। कोरोना के बाद लोगों को अभी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी और बाइपोलर डिसऑर्डर्स, कौन सा ऐसा रोग है जो कोरोना के बाद नहीं हुआ? जैसे कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्यमय रोग है, और कोरोना के मैनेजमेंट, कोरोना की वैक्सीन और उसके बाद का पूरा जो ताना बाना है, आने वाले 100 साल तक ये दुनिया भोगते रहेगी। कोरोना काल में जो बच्चे पैदा हुए, कोरोना होने के बाद जिन माँ बाप ने बच्चे पैदा किए, कोरोना काल में जो बच्चे पैदा हुए, उनके ऊपर इसका असर 1 शताब्दी तक कम से कम दिखेगा। और तुम्हारे सामने रामदेव छाती ठोक करके खड़ा हुआ है, न कोरोना और न कोरोना के जो कुड़बा है उसका ऊपर स्वामी रामदेव पर उसके बहुत सारे अवतार आए, स्वामी रामदेव पर तो कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं योग करता हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद का प्रयोग करता हूं, क्योंकि मैं प्रकृति और संस्कृति के साथ समन्वय बैठा करके जीवन को जीता। अब एक और नया षड्यंत्र, कोरोना के बाद अब एक लंपी वायरस सनातन मूल्यों के ऊपर सबसे बड़ी चोट करने के लिए, गाय को बीमार करने के लिए और गायों को मारने के लिए कहीं ना कहीं से फैलाया गया। कोई कहता पाकिस्तान की ओर से आया, पता नहीं कहां से आया। खबर तो यही है कि पाकिस्तान की ओर से आया। जैसे ये कोरोना चाइना की ओर से आया था, ऐसे पाकिस्तान की ओर से लंपी वायरस आया, लाखों गोधन मर गए उससे। सरकारों को और जागरूक होने की जरूरत है। जिन गायों की इम्यूनिटी अच्छी, उनको नहीं हो रहा। मैंने अपनी गौशाला में विजिट की, आधी गायों को लंपी वायरस हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया? भाई जी पता नहीं कहां से हो गया। हमारी गायें 2000 गायें हमारी हरिद्वार की गौशाला में रहती, उन्हीं का दूध मैं भी पीता हूं, पूरा पतंजलि पीता, हमारे सन्यासी पीते, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास 2-3 साल के, वो भी पीते हैं। खैर किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, उन्हीं का दूध हम पी रहे हैं, अभी भी पीते हैं। लेकिन आधी गायों को हो गया, तो मैंने उनकी इम्यूनिटी बनाने के लिए उनको भी गिलोई खिलाया। हमारी गाय ठीक है, हमारी एक भी गाय हमने मरने नहीं दी। गिलोई पिलाई, कायकक पिलाया, सुदर्शन घरबटी खिलाई, जो आदमी को डोज देते हैं वही 8 गुना डोज उनको देनी शुरू की। अब कह रहे लंपी वायरस जिन गायों को हो चुका, उनका दूध मत पियो, उनका घी मत खाओ, उनका मक्खन मत खाओ, उनका पनीर मत खाओ। अब जो है नया मार्केट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, उसमें भी अलग तरह का पूरा दुनिया का जो बाजार है, दुनिया का जो व्यापार है, कारोबार है, उसमें पीछे कितने बड़े रहस्य होते हैं, कितने बड़े षड्यंत्र होते हैं, और किस तरह से प्रायोजित तरीके से चीजें की जाती है, हम तो उसके आर पार देखने का भी सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इतने तामसिक और राजसिक लोग भरे पड़े हैं विध्वंस करने के लिए। तो लंपी वायरस भी मुझे लगता है इसके ऊपर पूरी खोजबीन होनी चाहिए। सरकारों को भी इस दिशा में और पुरुषार्थ करना चाहिए कि आखिर फैल कैसे रहा है। कोई कहता मक्खी से फैल रहा है, 2 किलोमीटर तक फैल जाता, कोई कहता अब हमारी जगह है वहां तो 2 किलोमीटर तक, हमारी तो जंगल में गौशाला है, उसके 5 किलोमीटर तक आबादी भी नहीं है, वहां कैसे फैल गया भाई, कैसे गया? तो इसका मतलब कोई ना कोई इसमें भी बड़ा तत्व मिलेगा, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। मैं अभी कोई रिसर्च करके नहीं आया हूं, क्योंकि हमारे तो रिसर्च करने के बाद भी मैंने कहा ना, आंवला, एलोवेरा, हनी, च्यवनप्राश और कोरोनिल से लेकर के सब चीजों पर विवाद। एक बार तो विवाद की हद हो गई, बोले स्वामी रामदेव को हार्ट अटैक हो गया, बाईपास करवाया। स्वामी रामदेव नोली कर रहे थे और नोली करते करते स्वामी रामदेव का पेट बीच में उलझ गया और अमेरिका में जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के पेट की सर्जरी कराई। किसी ने मेरे घुटने की सर्जरी और एक ने तो मेरी एक्सीडेंट में मौत ही दिखला दी। लो अभी भी आपके सामने घुमाता हूं, उलझ के दिखाई कहा हूं जी। आगे से हट जा भैया।
बाईं ओर से भी घुमा दियो और दाईं ओर से भी घुमा दियो, ऊपर नीचे भी घुमा देता हूं। उलझ के दिखाओ। बोले बाबा स्वामी रामदेव की आंख उलझ गई। दूसरों को कहता ऑपरेशन मत कराओ, अपनी आंख का ऑपरेशन। मैं छाती खोल करके दिखाई, देखो कहां टांके लगे, कहां बाईपास हुआ है। अब बोलो विदेशी हॉस्पिटल में कराए, हिंदुस्तान में करवाते तो पोल पट्टी खुल जाती बाबा की। दूसरों के घुटने ठीक करने की गारंटी लेता, अपने घुटने का ऑपरेशन। मेरे साथ में आज 54-55 साल की मेरी उम्र है, कोई मेरे साथ दौड़ लगा करके दिखा दे और नंबर 1 होगा। मैं पीटी उषा तो नहीं हूं, लेकिन मिली थी अभी मेरे से पिछले दिन बाबा जी, आप भी बहुत तेज दौड़ते, मैंने कभी भी दौड़ सकता हूं। चलो, जो अपने आप को फिट कहने का दम्भ भरते हैं ना, स्वामी रामदेव के साथ मेरी उम्र का कोई भी हिंदुस्तान में व्यक्ति मुझसे कुश्ती लड़ सकता है, मेरे साथ दौड़ सकता है, मेरी मेमोरी का, मेरे आईक्यू लेवल का टेस्ट कर सकता है, और उसके बावजूद भी कोई योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान को, भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान आंदोलन को कोई दबाना चाहे, कुचलना चाहे, मिटाना चाहे, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। तो आज मैंने ये अलग अलग संदर्भ आपके बीच में इसलिए रखे कि लोग लाख कोशिश करने के बावजूद भी स्वामी रामदेव को गिरा ना सके, झुका ना सके, अपने पद से हटा ना सके। बहुत से तो इसीलिए मुझे परेशान कर दे कि किसी दिन तो इस बाबा रामदेव के मन में आ जाए, रे बहुत झंझट है काम करने में, छोड़ो ना। ऐसे हमारी ये एक परंपरा में कहा जाता है कि कुछ लोग करे बड़ा झंझट है, इसमें तो बड़ा पंगा है, काम मत शुरू करो। कुछ शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं। लोग वो होते हैं जो किसी काम को करके जब तक लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते तब तक रुकते नहीं। उत्तिष्ठ तथाग्रत प्राप्य ब्रह्म। आज जो पतंजलि फूड्स का मामला, चाहे वो खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का पाम प्लांटेशन का मामला, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल्स में, इसमें भी 50,000 करोड़ की इस पूरी न्यूट्रास्यूटिकल्स के बाजार पर एमएनसीज का ये एकाधिकार था, वो तोड़ दिया हमने, इसको और बड़ा लेकर के जा रहे हैं। एक एमए नाम की कंपनी जो करीब 3,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती थी, और भी दुनिया भर के, अमेरिका की, ब्रिटेन की और कहा यूरोप आदि की कंपनियां इसमें पूरा एकाधिकार करके बैठी थी। और हमने ये विस्तारवाद, ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की तो जड़ें खोदी और किया ही क्या है। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी हम बहुत बड़े रूप में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और एमएलएम का भी एक नया स्वरूप। हम इस देश में करीब 50 से 80% लोग कुपोषण की शिकार है, उनको भी नेचुरल तरीके से बने हुए विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और तमाम तरह के ये सारे प्रोटीन पाउडर्स, प्लांट बेस्ड, नेचुरल, ऑर्गेनिक, इन सब को हम पब्लिक के बीच में लेकर के जा रहे हैं। तो चाहे बात न्यूट्रिशनल की हो, चाहे फूड की हो, चाहे वो ऑयल की बात हो, चाहे किसी भी तरह से पाम प्लांटेशन की बात हो, सभी दिशाओं से। ये तो मैंने पतंजलि फूड्स जिसके ऊपर ये आरोप लगाए गए और एक लिस्टेड कंपनी है, उसके साथ करोड़ों इन्वेस्टर्स का हित जुड़ा हुआ है। आप ऐसे किसी के साथ कैसे कोई गलत जो है आरोप लगा सकते हैं? और मैं तो बस इतनी बात कह करके आपको प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं कि मेरी ये भीष्म प्रतिज्ञा है, मेरा ये देश के 140 करोड़ से अधिक भारतीयों को यह आश्वासन है कि स्वामी रामदेव मर सकता है, मिट सकता है, अंतिम श्वास तक देश के साथ किसी भी प्रकार से कोई धोखा, कोई विश्वासघात नहीं कर सकता। यदि किसी दिन मुझसे अनजाने में भी भूल हो गई तो मैं हाथ जोड़ करके देश से माफी मांगूंगा कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं इसका सुधार करता हूं। लेकिन जब मैंने गलत नहीं किया तो कोई मुझ पर झूठे आरोप लगा करके और मुझे अपराधी तो साबित कम से कम नहीं कर सकता। आपके कोई प्रश्न हो उसके लिए भी मैं आमंत्रित करता हूं। और हमारे पतंजलि फूड्स के सीईओ हैं संजीव अस्थाना जी, जो बहुत लंबे अरसे से अलग अलग कॉर्पोरेट्स के अंदर काम कर चुके हैं, वो भी मेरे साथ हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे मीडिया के भाइयों को, बहनों को मैं आमंत्रित करता हूं। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जरूर जरूर। ये पहली बार सरकारी एजेंसी के द्वारा एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। अब उसमें
कौन लोग सम्मिलित? सरकार इसमें सम्मिलित नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि सरकार यदि सम्मिलित होती, अब आपने देखा होगा, हमने अपने आदमी भेजे, सारी रिपोर्ट भेजी, हमने सैंपल भेजे, भाई हमने टेस्ट किया, ठीक फेल नहीं, आप कैसे फेल दिखा रहे हो? तो सरकार की तरफ से, माने जो शासन में लोग है, रूलिंग पार्टी है, उसको मैं सेफ गाइड नहीं कर रहा हूं, उसको मैं कोई ये नहीं कर रहा हूं कि मैं उनके ऊपर कोई मैं किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से मैं क्यों बचना चाह रहा हूं, क्योंकि तो उनकी कोई गलती नहीं, एक अधिकारी है, उसने अधिकारी ने गड़बड़ किया ना, मैंने आपके सामने सारे पैरामीटर रखे। तो सरकारों को अपनी लैब्स अच्छी करनी चाहिए और जो इस तरह के गैर जिम्मेदार लोगों को दंडित करना चाहिए। ये तो सरकार की। दूसरा सवाल आपने कहा कि पॉलिटिकल तरफ से भी आप पे टारगेट किए जा रहे हैं, वो कौन लोग